बड़ी खूबसूरत जगह है ये। वो जगह है जो कि जानी जाती है, वो जगह है जो कि जानी जाती है मां विंध्यवासिनी के मंदिर की वजह से। वो जगह है जहां पर इस देश के गृह मंत्री ने अपना पहला चुनाव लड़ा और फूलन देवी ने भी अपना पहला चुनाव लड़ा। लेकिन आज मिर्जापुर की सड़कों पर मैं था, मिर्जापुर के मंदिर भी गया, बहुत कुछ देखा अपनी आंखों से। आप खुद देखें, मेरी आंखों देखी इस रिपोर्ट में। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर में। मिर्जापुर जिला तमाम ऐतिहासिक मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ बरसों से यहां की पहचान बड़े बड़े गड्ढे वाली सड़कें बन गई हैं। मिर्जापुर की सड़कों पर हैं हम। चलो भैया चलो। और यहाँ पे जो गड्ढे हैं उनका हाल बड़ा बेहाल है। क्या पूरे रास्ते यही हाल है गड्ढों का? पूरे हाल है, यही हाल है। तो आप कहाँ से गाड़ी चला रहे हैं अभी? गाड़ी हम पथरैया से लेकर चले। लेकिन मिर्जापुर में गड्ढे ऐसे ही हर जगह? ऐसा है, विंध्याचल तक। विंध्याचल तक यही गड्ढे? हाँ, यही गड्ढे। ये ट्रैक्टर का हाल तो हमने देख लिया। ये पूरी सड़क ऐसे ही है क्या? जी सर, इससे भी रद्दी सड़क है। कब से है ये सड़क ऐसे? ये कम से कम 5-6 साल हो गया। जगह जगह गड्ढों से बदहाल हाईवे, शहर की खस्ता हाल सड़कें, किसानों की समस्याएं यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। विकास का तो हाल ये है कि यहाँ राम सेतु बनने का मसौदा 15 साल पहले पास हो चुका था, लेकिन पुल अभी भी बनकर तैयार नहीं हुआ। मुलायम सिंह जी उस पुल को दिए थे, ठीक है, शिलान्यास किए थे पंडित राम किंकर सेतु मतलब। उसके बाद मायावती आई तो उसको पुल को रोक दी। रोकने के बाद फिर अखिलेश गवर्नमेंट आ गई। अखिलेश गवर्नमेंट आई तो फिर भी कोई काम हुआ नहीं। अरे यात्रा जो है बनारस नजदीक है, मिर्जापुर इतनी दूरी है कि लोग ऊब जाते हैं मिर्जापुर जाने में। पुल बन रहा है, उसका भी खंबा टेढ़ा टेढ़ा बना है, उसका भी सही बैलेंस नहीं। मिर्जापुर में ही प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर है, जहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मंदिर से हर महीने 25 लाख के आसपास चढ़ावा जाता है, लेकिन सरकार ने कभी इस मंदिर की सुध नहीं ली। शासन की तरफ से यहाँ कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं। सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जो पुख्ता भारतवर्ष का एक प्रमुख मंदिर होने के बावजूद यहाँ कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था किस तरह की? गंदगी इतनी क्यों है यहाँ पर? गंदगी तो आप समझ लीजिए कि दुकानों से निकलता है और साफ सफाई जो है केवल खाना पूर्ति किया जाता है। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि एक ही लाइन जाती है और एक ही लाइन वापस आती है। मिर्जापुर में 17,20,661 मतदाता हैं। मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। मिर्जापुर, छानबे, मझवा, चुनार और मनिहारन। मिर्जापुर में 7वें चरण में 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। मिर्जापुर एक वक्त में प्रदेश का सबसे अमीर जिला था। यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां थी, बिजली उत्पादन के केंद्र थे, लेकिन मिर्जापुर कुछ दशकों से बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे मिर्जापुर के लोग हैं, हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपसे मैम, क्या सवाल है आपका? मैं समाजवादी पार्टी वालों से पूछना चाहती हूँ कि ये यही बांट रहे हैं और सवाल क्या आपका? आप बताइए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल है भाजपा और सपा दोनों से कि ये विकास की बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे व्यापार में असर पड़ा नोटबंदी से, दूसरा यहाँ विकास के नाम पे रोडों का ये हाल है कि आप बनारस जाना चाहें तो 1 घंटा लग जाता है यहाँ चौराहे पहुँचने में। आप सवाल पूछिए। प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन की हालत खराब है। दोनों पार्टियां जो भी सत्ता में अकेले संघर्ष कर रही हैं, आएंगी तो एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? बड़े वाजिब सवाल है और इन सवालों को वाकई में काबिल तारीफ है। और जो जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान, हम एक बार बता दें कौन कौन है। जवाब हम बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के गिरीश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है सर। समाजवादी पार्टी से अनीश यादव जी हैं, आपका भी स्वागत है। बीजेपी से अनिल सिंह जी हैं, आपका स्वागत है। और बीएसपी से बदरुद्दीन हाशमी साहब हैं, आपका भी स्वागत है। इनसे हम सवाल जवाब एक एक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कल तो वाराणसी में जो चुनावी तापमान है वो एकदम ऊपर है। क्यों? क्योंकि कल सारे तारे जमीन पर हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिनका रोड शो है, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जिनका रोड शो है, हम बात कर रहे हैं मायावती जी की जिनकी कल रैली है, और सब काशी में है। ध्यान से देखेंगे रिपोर्ट।
प्रकार के भ्रष्टाचार हो, एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। लग रहा है बीजेपी के लोग जब काम नहीं बता पा रहे हैं तो खिसियाए हुए नजर आ रहे हैं। आजकल अखिलेश जी मुझे भी काम बताते रहते हैं। आप अपना काम ले आते तो शायद इतने मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है क्या? 3 साल में कौन सा बड़ा फैसला लिया ये बता दे कोई। ये उत्तर प्रदेश के आखिरी 2 चरणों के चुनाव प्रचार की जंग है, लेकिन असली अखाड़ा तो मोदी के चुनाव क्षेत्र बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में सजा है। 4 मार्च को पूर्वांचल के 7 जिलों में एक तरफ छठे चरण के वोट पड़ेंगे तो दूसरी तरफ बनारस में दिग्गज नेता शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिन तक अपने संसदीय इलाके में ही चुनाव सभाएं करेंगे। हर कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक उत्सव है, उत्सव। 4 मार्च की सुबह 9 बजे से BHU गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। दोपहर तक इलाकों में जाने के बाद वो बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के दर्शन भी करेंगे। 5 मार्च को मोदी फिर वाराणसी में रैली करेंगे। 6 मार्च को गढ़वा घाट आश्रम जाएंगे, साथ ही चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तो बोलते हैं ना, आखिरी में और एक धक्का और मार के हमको तो अभी 2/3 मेजोरिटी के लक्ष्य को पार करना है। 4 मार्च को ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी बनारस में अपना दम दिखाएंगे। अखिलेश यादव दोपहर 1:15 बजे बनारस में 9 किलोमीटर का रोड शो निकालेंगे। अखिलेश यादव का रोड शो कचहरी इलाके के अंबेडकर पार्क से शुरू होकर गिरजाघर चौराहे पर खत्म होगा। शनिवार को होने वाले इस रोड शो में अखिलेश के साथ डिंपल यादव के भी शामिल होने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अखिलेश के साथ इस रोड शो में शामिल रहेंगे। 33 महीने में अगर बनारस में कुछ काम किया होता तो बार बार प्रोग्राम बदलने की आवश्यकता ना पड़ती और 3-3 दिन एक शहर में, वो भी खुद के संसदीय क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक। नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के साथ साथ BSP सुप्रीमो मायावती भी 4 मार्च को वाराणसी में पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इतने सारे दिग्गज नेताओं के लिए बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट का तांता लगा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बाबतपुर वाराणसी में है, इस समय चुनावी सरगर्मियों का कहीं ना कहीं केंद्र बन गया। आप पीछे देख सकते हैं कि दर्जनों हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़े हैं और यहीं से देश के दिग्गज नेता उड़ान भरते हैं। वाराणसी में 7वें चरण में 8 मार्च को मतदान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके में 4 मार्च से ही ऐलान जंग शुरू हो जाएगी। बालकृष्ण, सुप्रिया भारद्वाज के साथ कुमार विक्रांत, वाराणसी, आज तक। यहां पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जनता भी कम नहीं है। एक एक सवाल झोंक रही है। क्या सवाल है आपका? खड़े होकर बताएं। सर, मेरा सवाल है भाजपा से कि भाजपा के 73 सांसद जो विकास नहीं कर पाई, वो सत्ता में आके क्या करेगी? ठीक है, आपका सवाल। सर, मैं 96 विधानसभा से हूँ। हमारे यहाँ महिलाओं को कक्षा 10 12वीं पढ़ने के लिए 5 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। न रोड की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के बाद भी वहाँ विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने बताया कि वहाँ पर कैसे महिलाओं के लिए ठीक रहेगा, ये शिक्षा के लिहाज से बताइए सर। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि जब भी ये सत्ता में आते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हो जाता है और जब जाने लगते हैं तब उसकी बाउंड्री वाल उठने लगती है। ये कब खुलेगा, कब चालू होगा? बड़े सवाल है यहाँ पर। देखिए, चिंता का विषय ये है कि आज जनता सीधे सीधे सवाल पूछे, हम जवाब भी लेंगे, ऐसा नहीं है, सारे जवाब भी लेंगे, लेकिन जनता बड़ा जागरूक है। और इसी के लिहाज से आज थोड़ी देर पहले मैंने जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे खुद बातचीत की और जानने की कोशिश की, भाई ये बताइए, अभी जैसे उन्होंने पूछा था सवाल 73 सांसदों ने क्या किया, तो हमने उनसे पूछा कि आपकी केंद्र सरकार ने ये बताएं यूपी में क्या क्या किया। आइए देखते हैं उनके क्या जवाब। इस वक्त हमारे साथ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मनोज सिन्हा जी हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हमारी योजनाओं को रोकने की कोशिश की गई। ये में हम जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार की कुछ योजना थी जिसमें यूपी सरकार ने सहयोग नहीं दिया? अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं
जैसे वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर 4 लेन की सड़क है, या इस तरह की और भी सड़कें हैं। भारत सरकार ने पैसा दे दिया किसानों को मुआवजा देने के लिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिकता में नहीं है। अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से नहीं हुआ है। अगर वो काम शुरू हो गया हो तो टेंडर हुए 7 महीने हो गए, अब तक काम काफी गति पकड़ लिया होता है। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस बात की घोषणा नहीं की गई कि कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या वजह है कि इसको लेकर बड़ा सवाल किया जाता है अपोजिशन की तरफ से कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है? नहीं, स्पष्ट रूप से ये संसदीय बोर्ड रणनीति के हिसाब से विभिन्न प्रदेशों के होने वाले चुनाव में फैसला करता है। कई चुनाव हमने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किए हुए लड़ा है। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड ने जीते हैं। कुछ जगह हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बावजूद हार गए दिल्ली, प्रोजेक्ट करके आसाम जीत गए। तो ये दोनों तरह के अनुभव है और पार्टी रणनीति के हिसाब से तय करती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में संसदीय बोर्ड ने, मुझे लगता है कि सोचा होगा कि रणनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है किसी को सामने रख करके चुनाव लड़ना, और इसलिए ये सामने नहीं रखा है कोई चेहरा। लेकिन मुझे लगता है कि विधानमंडल दल और संसदीय बोर्ड मिलकर के तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि इसका लाभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। मनोज जी, आखिरी 2 सवाल। एक सवाल यह है कि अगर हम बात करें, एक बड़ा जबरदस्त एजेंडा लगा रखा है उनकी तरफ से, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के लड़के वर्सेस बाहर के लोग, और उसमें बाहर के लोग वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं और राहुल और अखिलेश को उत्तर प्रदेश के लड़के। इससे कितना आपको नुकसान या फायदा हुआ और इससे कोई फर्क पड़ा चुनाव में कि नहीं पड़ा? इससे मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वो भोजपुरी में हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा। तो पहले से ही अखिलेश बाबू के बारे में उत्तर प्रदेश की धारणा जो थी वो बहुत अच्छी थी, और राहुल जी के आ जाने के बाद जो बचा खुचा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक सवाल जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से था कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, और एक इस पर राजनाथ सिंह बोलते हैं कि हमसे गलती हुई। मैंने खुद इंटरव्यू किया योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा ये हमारा दुर्भाग्य है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इसकी ओर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि हिंदू है, मुसलमान है, किस जाति का है, ये टिकट फाइनल करते समय विचार नहीं रहा है। विनेबिलिटी मुख्य मुद्दा रहा है, कौन जीत सकता है, उसी पर हम कंसंट्रेट किए हैं। उसमें संयोग से कोई मुसलमान भाई नहीं आया इसलिए नहीं विचार हुआ। वो इस भाव से हमने नहीं तय किया कि मुसलमान को नहीं देना है या इनको देना है, इस भाव से हमने टिकट नहीं तय किया। सिन्हा जी ने क्या क्या कहा आपने देखा, लेकिन यहाँ की जनता क्या क्या कह रही है, बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि हम लोग चीन और जापान के खिलाड़ियों को पीछे करना चाहते हैं, तो राज्य की सपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार उसके लिए क्या व्यवस्था दे रही है? बड़ा वाजिब सवाल है और बहुत पुराना सवाल है ये। सर, मेरा समाजवादी पार्टी से ये सवाल है कि बेरोजगारों के लिए आपने 15 साल मिर्जापुर में दिया है, 15 साल के अंदर बेरोजगारों को रोजगार कितना मिला है? हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। मिर्जापुर बड़ी बात है, भत्ता नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। बताइए। यहाँ पे जब भी कोई सत्ताधारी आते हैं नेता, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, और जब भी ये खुलवाते नहीं हैं और किसी भी ढंग का यहाँ पे वो नहीं है। ये जज्बा आज इस शो में कितने सारे शिक्षा को लेकर सवाल हो रहे, बहुत काबिल तारीफ है आपका ये जज्बा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपका चुनाव कौन सी तारीख को है? लेकिन कल 6ठे चरण का चुनाव है, और इन चुनावों के लिए क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी था, इस रिपोर्ट में देखें। क्या गोरखपुर और आसपास के इलाकों में चलेगा योगी आदित्यनाथ का जलवा? मऊ के बाहुबली मुख्तार अंसारी का कितना जोर चलेगा? कलराज मिश्रा देवरिया में बीजेपी के नैया क्या पार लगा पाएंगे? तो क्या मुलायम के गढ़ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ पाएगी? पूर्वांचल की जनता शनिवार को इन सारे सवालों के जवाब ईवीएम में बंद कर देगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में 6ठे चरण की वोटिंग शनिवार को होगी। 6ठे चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया मिलाकर कुल 7 जिलों में मतदान होगा। 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 6ठे चरण में 1 करोड़ 72 लाख मतदाता
कुल 635 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट से चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2012 विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो यहां एसपी ने सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती थी। बीएसपी ने 9, बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। जाहिर है छठे चरण में समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बरकरार रखने का सपना देख रही होगी, तो बीजेपी और बीएसपी पिछले चुनावों के मुकाबले अच्छे नतीजों के इंतजार में होगी, क्योंकि आखिरी 3 चरणों का मतदान ही प्रदेश में अगली सरकार का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो। ये तो कल पता लगेगा कि किसके अच्छे दिन आएंगे, बल्कि कल क्या, ये तो तब पता लगेगा जब चुनावी पेटी खुलेगी। लेकिन अभी कुछ सवाल यहाँ पर, वो आइए बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि यहाँ की सांसद है अनुप्रिया जी, जो संयोग से और सौभाग्य से कह लीजिए मिर्जापुर के सवाल भी पूछ लीजिए जी, क्यों राज्यमंत्री केंद्र में राज्यमंत्री बन गई। एनएच की सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है सर। राष्ट्रीय राजमार्ग एक बड़ा सवाल है। एक मिनट सर सुन लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप शायद चले होंगे, देख लिए होंगे, 3 साल हो गया उनको यहाँ सांसद चुने हुए। आप इस सड़क पे जाना, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, किसी पर जाना नहीं चाहेंगे, एक बार चले जाए। मैं उसी से आ रहा हूँ सर, बड़ा बुरा हाल हो रहा है, बताइए सर। जी सर, मिर्जापुर का अधिकांश भाग जो है पहाड़ी और चट्टानी और पठारी होने के कारण यहाँ का भूगर्भीय जल स्रोत जो है निरंतर जो है जहरीला और विषैला होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। ये इनका जो सवाल है बड़ा वाजिब है। पीछे एक हैंडपंप लगा है, उससे हम हाथ नहीं धो पाए, मुंह नहीं धो पाए, इतना गंदा पानी था। आप सभी लोग इन सवालों के जवाब के लिए तैयार हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप जानना चाहते हैं हमारे नेतागण क्या कहना चाहते हैं। मैम सबसे पहले आपका सवाल बताइए। जी बताइए। यहाँ पे मिर्ज़ापुर में अभी तक मेडिकल फैसिलिटीज़ की कोई भी कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा किया नहीं किसी ने। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी उतनी सुविधाएं नहीं है। लोग मिर्ज़ापुर छोड़ के इलाहाबाद या बनारस भागते हैं, कोई क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, मिर्ज़ापुर में मेडिकल फैसिलिटी, सवाल पूछिए। जी बताइए, सपा सरकार का जो ये नारा है कि काम बोलता है, पूर्वांचल में कौन सा काम बोलता है, ये हमारे को चाहिए जानकारी। आप सवाल पूछे। सर आज से 13 साल पहले मुलायम सिंह यादव जी ने भटोली घाट चुनाव पर नींव रखी थी, वो अब तक बना क्यों नहीं? अब यहाँ पर कई सवाल है, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ सपा से आशीष यादव जी है। सर आप, क्योंकि सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जिस पुल की बात कर रहे हैं वो 13 साल हो गए, इस बार भी कुछ नहीं हुआ, वहां पर लोग परेशान रहते हैं, क्यों नहीं काम होता है उस पर, क्यों ये वजह है बताइए। और शिक्षा का स्तर यहां पर खराब है, यूनिवर्सिटी बहुत बुरी है, मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, क्या वजह है सर, जवाब दें इसका। देखिए जहां तक पुल का सवाल है, 2007 में उसका शिलान्यास हुआ था और 2007 के बाद सरकार जब चुनाव आए तो सरकार दूसरे पार्टी की आ गई। 5 साल तक उस पुल का निर्माण कार्य पूरी तरीके से बन रहा है, सारे लोग जानते हैं। जी 2012 में जब सरकार बनी तो उसका पुल का निर्माण काम शुरू हुआ। जी 75% पुल का काम तब हो गया सर। 15 उसमें देखिए, उसके बाद भारत सरकार ने डिजाइन बदलने के लिए आदेश दिया कि जो जल मार्ग से जहाज जाएंगे जी, उसके लिए उसकी डिजाइन चेंज की गई, ड्राइंग चेंज की गई, उसके पिलर की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई गई, जिसकी वजह से उस पुल का काम प्रभावित हुआ है। हाँ। और हम लोग जान रहे हैं कि वो पुल ज्यादा ज्यादा 6 महीने के अंदर बन जाएगा, ये निश्चित रूप से तय हो गया। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, क्या वजह है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर खराब है, मेडिकल यूनिवर्सिटी खराब है, इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में मिर्जापुर में ज्यादा काम हुआ है, लोग जान नहीं रहे, वही लोग बात सही कह रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, हमारी सुनिए। चुनार में राजकीय पॉलिटेक्निक बन के शिक्षण का कार्य चल रहा है, राजगढ़ में राजकीय पॉलिटेक्निक बन के शिक्षण का कार्य चल रहा है, मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू है, मिर्जापुर में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम शुरू है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, यही में मुझे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। एक मिनट सर, यहीं से शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, एक मिनट यहीं से गृह मंत्री हैं, उनका क्षेत्र रहा है राजनाथ सिंह ने। औरों को भी बोलने का मौका दें, ये बताएं। अब आप भाषण न दें, औरों को भी बोलने का मौका दें। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे बताइए, जब आपकी सरकार आती है तो आप उनके काम रोक देते हैं। जिस पुल की बात हो रही है आपने रोक दिया। आप जब अपनी सरकार लेके आते हैं तो आप हाथी बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, लोग कहां जाएंगे बताइए जरा। ऐसा है सर कि मैं पुल की बात जो आप कर रहे हैं, हाँ। 7 करोड़ रुपया बहन जी ने रिलीज किया था, हाँ। उसी रुपए को मुलायम सिंह जी ने काम किया, काम करवाया हमारे ही पैसे से। जब ये आए आपने 5 साल पहले रिलीज किया, बाद में उसी पैसे को यूज किया। हमने रिलीज किया था, इन्होंने यूज किया।
अच्छा, आपने रिलीज किया था, इन्होंने यूज किया? इन्होंने यूज किया। हमारी सरकार चली गई तो एक बात बताइए, हाथी का पैसा रिलीज करते हैं तो ये यूज क्यों नहीं करते? हाथी ऐसा है, ये मिर्जापुर के लोगों को काम दिया गया था, पत्थर मिर्जापुर से जाता। अच्छा, आप चाहते हैं और हाथी बने? सर, ये काम तो कुछ नहीं। हमारी लीडर ने कह दिया कि नहीं बनाए। बदरुद्दीन साहब, एक बात बताइए, आप लोग मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ। यहाँ पे चीनी मिट्टी का काम होता था, आज क्या हाल है सबको पता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती थी, कालीन भदोई चला गया, आप लोगों ने किया क्या बताइए? कालीन को ये खड़े हैं, भाजपा के लोगों ने अपने स्वामी लोगों से विदेश में गंदी गंदी खबरें भेज करके चौपट कर दिया। अच्छा, कालीन इन्होंने हटा दिया। सर, आपसे पूछ लेते हैं सर, आज जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग से आ रहे थे, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि प्राण चले जाएंगे। हमारे ड्राइवर साहब जो थे, ये बस नीचे से और ऊपर से, हमें ऐसा लग रहा था ये बस का हाल क्या होगा कोई नहीं जानता है। अनुप्रिया जी यहाँ पर हैं, बस इतना बता दीजिए उन्होंने क्या क्या काम किया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पहली ऐसी सांसद हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सर, काम जो क्या संसद में ही नहीं पूरे देश में जाकर के आवाज उठाती हैं। माननीय सांसद जी की तरफ से मिर्जापुर में NH7 सबसे बड़ी रोड है, उसके लिए आपका वाराणसी से, चुनार से, आपका मिर्जापुर, आपका लालगंज, दमनगंज, ये 4 लेन होने के नाते जो व्यवधान आ रही है, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश में सर, मैं आप एक थोड़ी सी गुजारिश करूं, एक चीज बोलूं सर, 1 मिनट, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। आप सभी मुझे बताइएगा, आपके नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, जनता सड़कों पे चलती है, उनको क्या पता क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम बोलते हैं, कारनामे नहीं बोलते हैं। सर, अभी तो मैं अक्सर इस शो में बोल रहा हूं, अभी तो हमारी कमर बोल रही है जी, अभी तो हमारी कमर बोल रही है। ये आपको इंतजार, अच्छे दिन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए एक बात बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कमर दर्द नहीं करेगा। सर, आप केंद्र सरकार की हम बात करते हैं, क्योंकि आप थोड़ा पास्ट टेंस हो गए और फ्यूचर की ओर आप देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप भले ही यहाँ पर ट्रांसफर कर दें और ये शायद आपके पास भी आएगा। आज किसानों ने राजगढ़ में करीब 500 क्विंटल टमाटर पर फेंक दिया, क्योंकि 50 पैसे और 1 रुपए उनको मिल रहा था। यहां पर राजगढ़ में टमाटर की फैक्ट्री नहीं लगी, उससे शायद मिर्जापुर के लोगों को भी नौकरी मिलती। दिल्ली में मैंने, जो हमारे भाई साहब जो अभी कैमरे पे खड़े हैं, मैंने इन्हीं से पूछा, जरा पत्नी को पता करिए कितने रुपए किलो है। 20 से 25 रुपए किलो, और यहां पर 50 पैसे के लिए उसे सड़क पर भेज दिया। आपकी सरकार रही थी, आपने कभी भी क्यों नहीं फैक्ट्री बनाने के लिए सोचा? क्यों नहीं आपने हस्तक्षेप किया? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप अच्छा खासा समय सरकार में थे। देखिए, ये मालूम है आपको कि रावर्सगंज का, थोड़ा माइक पास रखे हमने, हाँ, रावर्सगंज का टमाटर नेपाल जाता है। हाँ, ये मालूम है आपको? हाँ, बताइए। इतना अच्छा प्राइस मिलता था नेपाल में। सर, थोड़ा माइक पास रखें। हाँ। फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। अच्छा, फैक्ट्री की जरूरत नहीं है यहाँ पर? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए सर। आज सर, आज है ना, ये नोटबंदी की वजह है कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। नोटबंदी की वजह से ये। सर, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, नोटबंदी की वजह से यहाँ का किसान परेशान है और वहाँ का जो आड़तिया है वो माला माल है। ये कौन सी बात हुई? कहाँ का? वहां पर 20-25 रुपए मिल रहा है। आप लोग अगर फैक्ट्री लगाते तो उसका कंजम्पशन होता। आपने उसका कोई आंसर नहीं दिया। आपने कहा फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। आपके टाइम पर कितनी सारी शुगर मिलती जो कि बंद पड़ी है। यहां पर लोगों के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। आपकी केंद्र सरकार में 54 साल 145 दिन थे आप इस देश की सरकार में। आपने क्या किया है? 1 मिनट, अनिल जी बैठे हुए हैं। हमारे पास सबसे नजदीक औराई चीनी मिल है, वो बीजेपी के समय में ही खराब हुई है। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा सर, 1 मिनट सर, ठीक है। वो 1 मिनट में समझ गया सर, कुछ तो मजबूरियां होंगी। 1 मिनट सर, 1 मिनट सवाल पूछे अपना, बताइए भाई साहब, बताइए सर। आपने एक शिक्षा का सवाल पूछा था, फिर से बताइए। प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन की हालत खराब है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए दोनों पार्टियां क्या करेंगी, जितनी पार्टियां लड़ रही हैं? आप बताइए। सर, मैं समाजवादी अपने जिला अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि यहां से कोन ब्लॉक पे जाने के लिए जो रास्ता है उसको किस तरह से इन्होंने बना दिया है, क्या स्थिति है? और यहाँ पर अभी 1 महीने पहले एक सड़क बनाई गई है। ठीक है। इमामबाड़े पर एक सड़क बनाई गई जो 10 दिन बीच रही बची।
मेरा सवाल भाजपा के प्रतिनिधि से है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया ये बता देंगे। अच्छा सर, अब मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा लेकिन पहले एक सवाल आपसे पूछ लूं सर। इन्होंने बोला जो सड़क है वो 10 दिन नहीं चली, और यकीनन हम यहाँ पे सड़कों में जब जा रहे हैं तो हाल बहुत खराब है। अगर यहाँ की बात की जाए तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है यहाँ पर, शिक्षा का स्तर खराब है, क्या जवाब है आपका? मिर्जापुर की बात करें, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। अगर आपको रुकना हो तो सवेरे देख लीजिएगा, क्या ये बात सही है? तो आप लोग बताइए। यहाँ से 100 मीटर सर नींव आप रखते हैं और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। मुझे बस एक जवाब दीजिए, आजम खान साहब 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर अपने यहाँ सब कुछ बनवा लेते हैं, तो आपके नेता क्यों नहीं कर पाते हैं काम? देखिए सुनिए, जितना मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास का काम हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। एक मिनट, हम वापस आ रहे हैं। एक मिनट सर, ठीक है, आपने बोला अपना पॉइंट, आपको भी जवाब देना होगा सर, वहां से बड़ा वाजिब सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, इन सभी सवालों का और जवाब देंगे। आप लोग तैयार हैं? 15 साल से विधायक है, 2 बार से मंत्री है। हम जानना चाहते हैं विधायक जी ने क्या विकास किया है। मेरा सवाल भाजपा जी से है, इन्होंने, इनकी सरकार महाराष्ट्र में है और इन्होंने वहाँ पे कर्ज क्यों नहीं माफ किया? मेरा क्वेश्चन मोदी जी से है। सर 5 सालों में कोई सड़क बनती है तुरंत खराब हो जाती है, बनने के बाद उसकी मियाद कितने दिन रहती है? सवाल यहाँ पर है, 5 सालों में उसकी मियाद कितनी होती है? सवाल पूछिए अपना, बताइए सर। यहाँ पर टूरिज्म हब बनाया जा सकता था, करोड़ों के बजट आते हैं लेकिन काम 1 रुपए का भी नहीं। सर एक सवाल, एक मिनट सर, आप दोनों से मैं पूछूंगा सवाल। एक हमारे फेसबुक जो है हमारा मीडिया पार्टनर है, आपसे सवाल है, हेमंत कुमार पूछ रहे हैं, राज्य और केंद्र की सरकारें हर बार किसानों के मुद्दे में चुनावों में उठाती हैं, लेकिन वादे ही रहते हैं, कोई जवाब नेताओं के पास नहीं रहता है। अभी एक सवाल पूछा है, पहले वो भाजपा से सवाल था, इसलिए पहले आप ही जवाब दे दें, बताएं। देखिए, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में एक ऐसा नेतृत्व मिला है भारतीय जनता पार्टी का। मत बताइए क्या क्या वो बताइए। उत्तर प्रदेश में इसलिए आवश्यकता है कि केंद्र सरकार जो बजट देती है। महाराष्ट्र में क्या किया है? महाराष्ट्र में आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र में शासन चल रहा है। महाराष्ट्र में एक स्वच्छ सरकार चल रही है। सुसाइड महाराष्ट्र में हो रहे हैं सर, सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। आपका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक मिनट रुक जाइए, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर यहाँ पर है, आज मैं होके आया था सर, वहां पे पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आतंकी हमला कर सकता है, आगे तक कोई भी जा सकता है, कम से कम वहां की सुरक्षा तो रखिए। जवाब दीजिए। देखिए, माँ विंध्यवासिनी देश के लोगों की सुरक्षा करती है। अरे सारे के सारे लोगों की सुरक्षा माँ विंध्यवासिनी है। देश, देखिए, भारत देश आस्था का देश है, भारत देश आस्था का देश है सर। पॉलिटिकल आंसर मत दीजिए सर, सुरक्षित वहां पर लोगों की सुरक्षा दे, ये पॉलिटिकल आंसर मत दीजिए। माँ विंध्यवासिनी की सुरक्षा, अरे क्या बात कर रहे हैं? माँ विंध्यवासिनी सबकी सुरक्षा करती है, हम उसकी सुरक्षा वहां पे लोगों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। खैर, माँ विंध्यवासिनी की इस नगरी पर हमें, कल हम जाएंगे भोले बाबा की नगरी वाराणसी में, काशी में। अभी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर।